स्वागत है आपका यूट्यूब क्लासेस में। एसी हिंदी के पेपर में यदि आपका टॉपिक है पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, तो आपके लिए यह वीडियो काफी कारगर होने वाला है कि इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सारे छोटे छोटे बिंदुओं को लेकर उपस्थित हूँ। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं इन सारे बिंदुओं पर चर्चा। पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द की परिभाषा यदि आपको लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए आपको इतनी जानकारी मैं यहाँ उपलब्ध करा दे रही हूँ कि यदि आप किसी अगर आप शॉर्ट में तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अगर किसी भी तरीके से दीर्घ प्रश्न में ही तैयार कर दे या परिभाषा लिखने के लिए ही दे दे तो आप सक्षम होंगे, स्टडी मटेरियल आपके पास पर्याप्त होगा। तो पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं। सबसे पहले तो इसे समझ लीजिए। अर्थ की दृष्टि से शब्द के अनेक रूप होते हैं, ठीक है। जैसे पर्यायवाची शब्द, युग्म शब्द, एकार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द, समुच्चरित पर्याय शब्द इत्यादि। इतने सारे शब्द होते हैं हमारे आसपास। तो इसमें से जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ये एक सिंपल एक लाइन की परिभाषा आपको यहाँ उपलब्ध हो रही है, लेकिन केवल एक लाइन की परिभाषा लिखने से काम नहीं चलेगा। आपको पर्यायवाची से संबंधित वो सारी महत्वपूर्ण जानकारी अपने उत्तर में देनी होगी। तो इस उत्तर को प्राप्त करने के लिए, जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप यहाँ ध्यान दीजिए। किसी भी समृद्ध भाषा में पर्यायवाची शब्दों की अधिकता रहती है। कोई भी भाषा दुनिया में अगर वो समृद्ध है तो वो विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, इन तमाम सारी चीजों से ही वो भाषा संपन्न बनती है। तो जो भाषा जितनी संपन्न होगी उसमें पर्यायवाची शब्दों की संख्या उतनी ही अधिक होगी। और संस्कृत में तो इन शब्दों की अधिकता है ही। हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तत्सम शब्द हैं। मैं फिर एक बार आपको याद दिला देती हूँ कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं, और जिन्होंने अपना रूप बदल लिया वो तद्भव कहलाते हैं। जैसे नेत्र, नेत्र शब्द संस्कृत का है, लेकिन आज हम नेत्र शब्द का प्रयोग हर जगह दिनचर्या में नहीं करते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? आंख। तो आंख जो शब्द है वो रूप बदल कर आया है, भाव वही है। इसका मतलब कि आंख जो है वो तद्भव शब्द हुआ। तो जिन्हें हिंदी भाषा ने ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया है वो तत्सम हुआ। यहाँ एक बात आपको ध्यान रखना है कि इन शब्दों में अर्थ की समानता बिल्कुल रहेगी, ठीक है। अर्थ की समानता होते हुए भी इनका जो प्रयोग है ना वो एक तरह से नहीं होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर उदाहरण देती हूँ कि जल के लिए तमाम शब्द है, जल, नीर, पानी, ठीक है। मान लीजिए अभी इन्हीं तीन शब्द पे समझते हैं। तो जब आप सूर्य को अर्घ देने जाते हैं तो क्या वहां प्रयोग करते हैं कि सूर्य को पानी दे आए? नहीं, क्योंकि जल शब्द में सात्विकता का बोध होता है, पवित्रता का बोध होता है। तो वहां कहते हैं कि जल दिए हैं, जल अर्पण किए हैं। लेकिन जब आप पौधों को पानी दे रहे हैं तो वहां कहते हैं कि पौधे को जल दे रहे हैं, कह सकते हैं, लेकिन वो भाव पूरा नहीं आएगा। पानी दे रहे हैं, पौधों को पानी ही दिया जाता है क्योंकि वो पोषण कारक तत्व है वहां पर, तो वहां पर भाव बदल जा रहे हैं। या कोई अतिथि आपके घर पर आए हैं तो आप कह सकते हैं सात्विकता भाव से, क्योंकि जल जो है वो हमारे शरीर को शुद्ध करता है, तो वहाँ जल दे रहे हैं, लेकिन फिर वहाँ पर नीर शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस तरह से हर शब्द का अपना एक प्रयोग स्थल निश्चित है, उसके प्रयोग करने के पीछे की वजह निश्चित है। इस वजह से समान भाव होने के बावजूद हम लोग उसका प्रयोग हर जगह नहीं करते हैं। ये शब्द अपने आप में इतने पूर्ण है कि एक ही शब्द का प्रयोग सभी स्थितियों में और सभी स्थलों पर अच्छा नहीं लगता है। सूर्य को पानी नहीं दे सकते, सूर्य को आप जल ही देंगे, अर्घ ही देंगे। तो कहीं कोई शब्द ठीक बैठता है तो कहीं कोई शब्द नहीं ठीक बैठता है, कहीं कुछ और बैठ जाता है। प्रत्येक शब्द की महत्ता विषय और स्थान के अनुसार होती है। इसी वजह से पर्यायवाची शब्दों का महत्व आज भी बरकरार है। अब आप देखिए कुछ उदाहरण, जैसे अग्नि, ठीक है। तो अग्नि के पर्यायवाची शब्द है आग, वहनी, पावक, अनल, वायु सखा। क्योंकि हवा के सहारे वो और अपनी लपट उठाता है तो वायु उसका सखा हो गया, दोस्त हो गया, इस वजह से उसका नाम वायु सखा पड़ा। दहन, क्योंकि सब कुछ वो जलाता है। धूमकेतु,
कृषाणु, इतने सारे पर्यायवाची शब्द है। तो मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्टिव मोड में हो सकता है कि आपको कोई शब्द दे दे आसपास के। एक बात ध्यान रखिएगा कि रोजमर्रा के जीवन शैली में आसपास जितने शब्द हैं ना, उन सभी शब्द पर आप तैयारी कर लीजिए कम से कम 5 पर्यायवाची। तो आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव, कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि जो आपके ग्रेजुएशन में क्वेश्चन आएंगे वो एक बेसिक और एक एवरेज लेवल पर आएगा, जो जीके नॉर्मल जनरल नॉलेज की तरह से ही वो होगा। तो यहाँ आप देखिए असुर, असुर को क्या कहते हैं? दनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, यातधान, निशाचर, रजनीचर। अब देखिए निशा मतलब भी रात होता है और रजनी मतलब भी रात होता है, लेकिन फिर भी निशा में चढ़ने वाला या विचरने वाला, तो रजनीचर और निशाचर इस तरह से शब्द बन गए हैं। अमृत का देखिए पीयूष, सुधा, अमीय, जीवनोदक, इतने सारे शब्द हैं। तो मैं आपको यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से कुछ शब्द होमवर्क के लिए दे रही हूँ। आपको यहाँ पर कुल मिला के 30 शब्द नजर आ रहे हैं। अनुपम, अश्व, आंख, आकाश, आम, आनंद, आश्रम, इच्छा, इस तरह से रात तक आपको शब्दों की एक श्रृंखला नजर आ रही है। कम से कम आप इन सारे शब्दों के 5-5 पर्यायवाची शब्द खोजकर लिखिए, अभ्यास कीजिए, तभी आपका जो प्रश्न है वो सटीक उत्तर आप दे पाएंगे और आपका जो प्रश्न है वो सफल हो पाएगा। क्योंकि अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आपको आंसर लिखने में दिक्कत होगी। और मैं बता दूं कि केवल ये 30 शब्द काफ़ी नहीं है, कम से कम आपको और अपने आसपास की चीज़ों से, शरीर के अंगों के नाम, उनके पर्यायवाची शब्द, ये सारी चीज़ें आपको खोजनी है और खोज के आपको लिस्ट बनानी है। क्योंकि कहीं से कोई शब्द पूछ देगा और अगर आप नहीं लिख पाएंगे तो ये बहुत अफसोस उत्पन्न करेगा आपका मन में। अब आते हैं विलोम शब्द पे। विलोम शब्द अपने सामने वाले शब्द के सर्वथा विपरीत होते हैं और विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि संज्ञा शब्द का विपरीतार्थक संज्ञा ही होगा और विशेषण का उल्टा विशेषण ही होगा। दिन का रात होगा, दिवस का निशा होगा। आप दिन का निशा नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो ये ध्यान में रखना है आपको। अब देखिए अनाथ, सनाथ, अवनति, उन्नति, अंत, आदि, आस्तिक, नास्तिक, इस तरह से आपको कुछ रोजमर्रा की जीवन शैली में, मैं फिर से वही बात कहूंगी कि आसपास आपके जितने शब्द हैं उसके विलोम शब्द का आप अभ्यास कीजिए। एक अच्छी तैयारी करने का यही रास्ता है। अब देखते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इसके लिए आप देखिए भाषा की सुदृढ़ता, भावों की गंभीरता, चुस्त शैली के लिए यह आवश्यक है कि लेखक शब्दों के प्रयोग में संयम से काम ले, ताकि वह विस्तृत विचारों या भावों को थोड़े से थोड़े शब्दों में व्यक्त कर सके। गागर में सागर भरना कहावत यही चरितार्थ होती है, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये शीर्षक से ही समझ में आ रहा है कि जहां आप 3-4 शब्द के बाद अपने भाव प्रकट करेंगे सो एक शब्द में कर सके, और ये कम से कम समय में अधिक से अधिक भावना प्रेषित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है इस कला को सीखना। जैसे जिसके आने की तिथि मालूम ना हो या जिसके आने की तिथि ना हो, तिथि का अर्थ यहाँ छिपा हुआ है हमें हमारी जानकारी से, ठीक है? हमें मालूम है कि नहीं मालूम है, इसलिए ब्रैकेट में है। तो जिसके आने की तिथि ना हो वो अतिथि कहलाता है। अब हम कहेंगे कि जिसके आने की तिथि नहीं है वो पधार ले, बहुत लंबा वाक्य हो जाएगा। भाई अतिथि आ रहा है, तो अतिथि से समझ में आ जाता है कि जो कभी भी किसी भी समय प्रकट हो जाए आपके घर में। अतिथि देवो भव, फिर फिल्म बनी अतिथि तुम कब जाओगे। तो इस तरह से समाज में अलग अलग प्रसंगों को दिखलाने के लिए, अलग अलग भावनाओं को प्रेषित करने के लिए फिल्में बनी हैं, लेकिन वो अतिथि यानी भावना यही है कि जिसके आने की तिथि समय पता कुछ ना हो, जिसके पार देखा जा सके। पारदर्शक, जो बहुत जानता है। बहुज्ञ, अब यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। बहुज्ञ, अल्पज्ञ, सर्वज्ञ, अज्ञ। जो अल्प जानता है अल्पज्ञ, जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ, जो कुछ नहीं जानता अज्ञ। अब बात करेंगे कि यहाँ पर तो अज्ञानी भी हो कहते हैं, कह सकते हैं, लेकिन मूल शब्द जो है वो अज्ञ है और अज्ञ से ही ये सारे शब्द बने हैं। जो बहुत जानता, बहु,
जब आप अनेक शब्दों के एक शब्द कर रहे हैं तो इसका जो मूल शब्द है ना वो यहीं पर छिपा होता है बीचों बीच। अज्ञ, कुछ नहीं जानता अज्ञ, अल्प जानता है तो इसमें अल्पज्ञ आपको नजर आ रहा है, बहु के साथ अज्ञ जुट गया बहुज्ञ, कुछ नहीं जानता अज्ञ। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है और इसके माध्यम से आप एक अच्छा नंबर प्राप्त कर लेंगे। ये भी काफ़ी आसान टॉपिक है, बस ये निर्भर करता है कि आप कितना अभ्यास कर रहे हैं। अब आते हैं लिंग निर्णय पर। ये इतना आसान नहीं है, इसमें थोड़े नियमों की जानकारी, नियमों पर अभ्यास करना आवश्यक है। परिभाषा क्या है? तो शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। एक यह परिभाषा है। दूसरे तरीके से यदि समझाएं तो संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। यानी दो तरीके से आप इसे परिभाषित कर सकते हैं। आसान तरीके से कहें तो शब्द की जाति को लिंग कहेंगे, और थोड़े परिभाषिक शब्दावली में आए तो संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति होने का बोध होता है वो लिंग कहलाता है। तो लिंग क्या है? संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। एकदम स्पष्ट तरीके से आप परिभाषा समझ लेंगे तो पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। और चिन्ह या निशान किसी संज्ञा का ही होता है। संज्ञा किसी वस्तु के नाम को कहते हैं। वस्तु या तो पुरुष जाति की होगी या स्त्री जाति की। तात्पर्य है कि संज्ञा या तो पुल्लिंग होगी या फिर स्त्रीलिंग होगी, और यही से हम लिंग निर्णय करने के लिए तैयार होते हैं। क्योंकि अगर आपको शब्द की जानकारी नहीं होगी कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है तो आप बता नहीं पाएंगे। जैसे आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, कोई शब्द देगा किताब, ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। खिड़की स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो या तो आप वाक्य प्रयोग करके अभ्यास कर लीजिए या फिर आप उस कॉन्सेप्ट को फिर समझिए। दो तरीके हैं आपकी तैयारी करने के। जैसे यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरा है, अब इन दोनों में से कौन सा वाक्य सही है? तो लिंग निर्णय के आधार पर ही आप इसका समझ उत्पन्न कर सकते हैं। तो लिंग के भेद पर पहले बात करते हैं। तो सारी सृष्टि में मुख्यतः 3 ही जातियां हैं, पुरुष, स्त्री और जड़। लेकिन अनेक भाषाओं में इन 3 जातियों के आधार पर लिंग का भेद किया गया है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि अंग्रेजी व्याकरण में लिंग का निर्णय इसी व्यवस्था के अनुसार होता है, इन 3 चीजों पर। लेकिन मराठी, गुजराती आदि आधुनिक आर्य भाषाओं में यह व्यवस्था ज्यों की त्यों चली आ रही है। यानी अंग्रेजी में, मराठी, गुजराती और जितनी भी आधुनिक आर्य भाषा है उसमें चली आ रही है। लेकिन इसके विपरीत हिंदी में 2 ही लिंग हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, हिंदी में नपुंसक लिंग का यहाँ पर उपयोग नहीं होता है। अतः हिंदी में सारे जो पदार्थवाचक शब्द है वो चाहे चेतन हो, जड़ हो, वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग इन्हीं दोनों रूपों में विभक्त हैं। तो यह जानकारी रही आपको लिंग के भेद की और लिंग के परिभाषा की। अब बात करते हैं वाक्यों में लिंग निर्णय कैसे हम पहचानेंगे। तो हिंदी में लिंगों की जो अभिव्यक्ति है वो वाक्यों में होती है। जैसे मैंने कहा कि मेरी पुस्तक है और मेरा पुस्तक है, तो वाक्य प्रयोग से ही आप थोड़ा समझ पाएंगे कि कहाँ और किस तरफ जाना है। तभी संज्ञा, जब लिंग की अभिव्यक्ति वाक्यों में होती है ना, तो संज्ञा शब्दों का लिंग भेद वो स्पष्ट हो जाता है। वाक्यों में लिंग जो है वो विशेषण, सर्वनाम, क्रिया और विभक्तियों के विकार में ही उत्पन्न होता है। तो एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि लिंग निर्णय के बहुत सारे नियम हैं। मैं केवल आपको एक आंसर तैयार करने के उद्देश्य से कुछ चुनिंदा और आसान नियमों को लेकर उपस्थित हुई हूँ, क्योंकि अचानक से यदि आप वो पूरी गाथा लिखने बैठेंगे या समझने बैठेंगे तो बहुत मुश्किल होगी। करत करत अभ्यास को जड़मती हो सुजान, तो धीरे धीरे आप अभ्यास करेंगे तब जाकर आपकी पकड़ इन नियमों पे बन पाएगी। तो बहरहाल हमें अभी अपने एग्जाम को फोकस करना है, तो इस आधार पे हम अपनी तैयारी करते हैं। तो विशेषण में देखिए, विशेषण यानी जो विशेषता बतलाए संज्ञा की। तो यहाँ पर एक पंक्ति है कि मोटा सा आदमी आया है। कैसा आदमी आया है? मोटा सा। तो इस आदमी की यह विशेषता है कि वो मोटा है। तो आदमी क्या है? पुल्लिंग है ना, इसीलिए यहाँ मोटी नहीं है, मोटा सा प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि आदमी शब्द के आधार पर यहाँ पर लिंग निर्णय हो रहा है और यहाँ आया है प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, आदमी क्या है? पुल्लिंग के अनुसार, इसीलिए मोटा सा आदमी आया है। तो आप यहाँ पर देखिए, अब ये दूसरी पंक्ति देखिए, यह बड़ी पुस्तक है, एक वाक्य है। तो पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है।
आपको ये ध्यान देना, इसीलिए यहाँ पर ये नहीं लिखा गया है कि यह बड़ा पुस्तक है, नहीं। हालांकि अभी जिस तरह की हिंदी का प्रचलन बोलचाल में है वो खिचड़ी से भी गई बीती है। खिचड़ी तो थोड़ा लाभदायक भी है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन उस क्रम में यह बोध नहीं हो पाता है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है। क्यों? क्योंकि हमारी बोलचाल की भाषा में अंग्रेजी के शब्द आ जाते हैं। अब उस चक्कर में हिंदी और अंग्रेजी के जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का जो टर्म है वो पूरी तरह से बिगड़ चुका होता है, इसीलिए निर्णय कर पाना मुश्किल है। तो यहाँ पर इस नियम के आधार पर आप समझ पाएंगे कि यह बड़ा पुस्तक है। बोलचाल में लोग ऐसा बोल जाते हैं, लेकिन यह गलत है। पुस्तक स्त्रीलिंग है, इसलिए यहां बड़ी का प्रयोग होगा। अब बात करते हैं सर्वनाम में, ठीक है। मेरी पुस्तक अच्छी है। पुस्तक क्या है, फिर यहां पर स्त्रीलिंग आया, इस वजह से यहां मेरी का प्रयोग हो रहा है, मेरा नहीं। मेरा पुस्तक अच्छा है ऐसा नहीं लिखेंगे, अच्छी है। उसके बाद घर देखिए, मेरा घर बड़ा है, तो घर क्या है, पुल्लिंग है, इसलिए मेरी घर बड़ी है, इस तरह का प्रयोग नहीं होता है वाक्य में। क्या करेंगे, मेरा घर बड़ा है। तो वाक्य निर्णय के आधार पर आप लिंग निर्णय कर सकते हैं। क्रिया में आप देखिए कैसे हो रहा है। बुढ़ापा आ गया एक वाक्य है, तो बुढ़ापा क्या है, पुल्लिंग है, इसीलिए आ गया शब्द का प्रयोग हो रहा है। बुढ़ापा आ गई ऐसा नहीं कहते हैं, बुढ़ापा आ गया। उसके बाद दाल क्या है, स्त्रीलिंग है, तो दाल बनी है। और आम समय में हम लोग बोलचाल में क्या करते हैं, दाल बना है, नहीं, दाल बनी है, क्योंकि दाल स्त्रीलिंग है। तो इस तरह से आप अपने आंसर में दो उदाहरण देकर एक नोट कर सकते हैं। अब देखिए तत्सम यानी संस्कृत शब्दों में लिंग निर्णय कैसे होता है। तो कुछ नियम है संस्कृत में पुल्लिंग शब्द को पकड़ने के लिए। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने संस्कृत के शब्दों को पहचानने के लिए ये नियम बतलाए थे। कुछ चुनिंदा नियमों को ही मैं यहाँ उल्लेखित कर रही हूँ, मैं स्पष्ट कर देती हूँ। जिन संज्ञाओं के अंत में त्र होता है ना, वो पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे, जैसे चित्र, क्षेत्र, नेत्र इत्यादि। ये सारे त्र अंत में आ रहा है, इसलिए ये पुल्लिंग है। नांत संज्ञाएं यानी जिस पद या शब्द का अंत न से हो रहा है, पालन, पोषण, दमन, ये संस्कृत के पुल्लिंग शब्द हैं, यानी तत्सम शब्द है और पुल्लिंग है। जिन शब्दों के अंत में आर, आय तथा आस हो, ये भी पुल्लिंग शब्द हैं। जैसे विकार, विकार में आर आया, अध्याय आय आ रहा है, विकास आस आया, ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। जिसके अंत में ख होता है, जैसे नख, मुख, सुख, ये सारे शब्द पुल्लिंग के हैं। तो आपको ये अभ्यास से ही स्पष्ट हो पाएगा कि कौन सा तत्सम शब्द, कौन सा तद्भव शब्द, देशज, विदेशज, ये तमाम चीजें स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, या फिर आप वाक्य प्रयोग के आधार पर भी देख सकते हैं। अब देखिए संस्कृत स्त्रीलिंग शब्द। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने जो नियम लिखवाए उसमें आकारांत संज्ञाएं यानी जिन शब्दों का अंत आ की मात्रा से हो रहा है, दया, माया, कृपा, ये स्त्रीलिंग है। कृपा की जाएगी, कृपा किया जाएगा ऐसा नहीं हो, कृपा की जाएगी स्त्रीलिंग है। नकारांत संज्ञाएं यानी ना आकार से अंत हो रहा है शब्द का, प्रार्थना की जाती है। वेदना, घटना, घटित हुई, घटना घट गई, घटना घट गया ऐसा नहीं कहते हैं। तो ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। जिनके अंत में ती, नी हो, जैसे गति, मति, तो इस तरह से ये भी स्त्रीलिंग में आ जाएगा। इकारांत संज्ञाएं यानी ई मात्रा से अंत हो शब्द का, निधि, विधि इत्यादि, इस तरह से संस्कृत के स्त्रीलिंग शब्द को आप पकड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरी जानकारी रही पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द और लिंग निर्णय का। मुझे आशा है कि आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही सहजता से ये सारे टॉपिक्स को समझ चुके हैं और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कहीं किसी नियम में अगर दिक्कत आ रही है तो आप वो भी मैसेज कर सकते हैं। आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है ये जानने के लिए कि आप कितने अच्छे तरीके से सारे विषयों को और टॉपिक को समझ रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।